નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ડાયાબિટીસ રોગ ઉપર ચર્ચા કરવા માટે અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ. મારું નામ વૈદ્ય હાર્દિક કુમાર કિરણકુમાર ભટ્ટ છે. હું શ્રીમતી મણિબેન આયુર્વેદિક હોસ્પિટલમાં मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पर कार्यरत हूँ. आयोजित इस वेबिनार आप सभी का आयु लिंक में मुझे यहाँ निमंत्रित किया, उसके लिए वैद्य प्रेरक शाह की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. डॉक्टर प्रेरक शाह मेरे गुरुजी भी हैं, तो उन्हें सादर नमस्कार करते हुए हम इस वेबिनार में आज डायबिटीज़ के बारे में कुछ बातें करेंगे. डायबिटीज़ एक सुखी संपन्न श्रीमंत एवं समृद्ध तथा प्रगतिशील देशों में व्याप्त रोग माना जाता है. आधुनिक जीवन शैली का उपकार बोले तो भी उसमें कुछ गलत नहीं है. आधुनिक जीवन शैली के कारण डायबिटीज़ जैसे रोग का उपद्रव हुआ है. डायबिटीज़ शब्द का अर्थ पहले जाने तो डाया का मतलब है पसार करना अथवा बाहर निकालना, और मेलिटस का अर्थ है शर्करा. तो डायबिटीज़ का अर्थ होता है शर्करा का निकलना, पेशाब के रास्ते से शर्करा का निकलना, उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं. भारत में आयुर्वेद की सारी पुस्तकें आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, वाग्भट्ट एवं अन्य जो भी ग्रंथ हैं, शारंगधर संहिता, माधव निदान, भाव प्रकाश, उन सब में मधुमेह नाम से इस रोग का वर्णन किया हुआ है. बाइबल में भी इस रोग का उल्लेख हुआ है. आधुनिक अन्वेषण में देखें तो 1869 में डॉक्टर पॉल लेंगर हंस ने पेनक्रियाज में इंसुलिन उत्पन्न होता है जो शरीर में शर्करा की खपत पे असर करता है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया था. इसीलिए पेनक्रियाज के जो भी सेल्स इंसुलिन का उत्पन्न करते हैं उसे लेंगर हंस सेल्स बोले जाते हैं. उसके बाद में 1879 में जर्मन डॉक्टर ओस्कर मिन्कोविस्की ने डायबिटीज़ रोग का संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्वादुपिंड अथवा पेनक्रियाज पे है, ऐसा प्रतिपादित किया था. डायबिटीज़ रोग के कारण कई लोग ऐसा सोचते हैं कि डायबिटीज़ क्यों होता है, या कैसे होता है, या हमें ही क्यों हुआ. ऐसा प्रश्न कई बार हमारे पास बहुत सारे पेशेंट लेके आते हैं कि डायबिटीज़ हमें कैसे हो गया, हमने तो कुछ किया नहीं, हमारा तो परहेज़ रहता है, हम तो कुछ खाते भी नहीं हैं. तो उसके बारे में बहुत सारे कारण मान्य हुए हैं, जिसमें सबसे पहले और सबसे सामान्य कारण है पेनक्रियाज ग्रंथि की गड़बड़ी. किसी भी कारण से अगर शरीर में पेनक्रियाज नामक जो ग्रंथि है उसका कार्य बराबर नहीं हो रहा है, तो शरीर में शर्करा की मात्रा की खपत अच्छी तरह से नहीं होती है, और वो मात्रा शरीर में एब्सॉर्ब होने के बजाय वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है. अभी पेनक्रियाज ग्रंथि की गड़बड़ी हुई तो क्या होगा, इंसुलिन नामक अंतःस्राव जो शर्करा की मात्रा को कम या ज़्यादा करता है शरीर में और उसका बैलेंस करता है, वो ठीक से नहीं हो पाएगा. तो इंसुलिन की अनुपस्थिति में शर्करा की मात्रा बढ़ या कम हो सकती है. तीसरा एक कारण मालूम होने में आया है वंश परंपरा, हेरिडिटी. हमारे दादाजी, नानाजी, चाचा जी जो भी हमें बहुत सारी मिल्कत दे के जाते हैं,
तो वैसे ही वो हमें कोई ना कोई रोग भी दे सकते हैं। तो डायबिटीज़ भी ऐसा आनुवंशिक रोग है जो वंश परंपरा में भी पाया जाता है। अगर हमारे पुरखों को ये रोग बड़ी उम्र में हुआ है और हम लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखते हैं तो हमें कम उम्र में भी ये रोग हो सकता है। उम्र के हिसाब से डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ या कम हो सकती है। जैसे बड़ी उम्र होती है 40-45 साल के बाद तो आदमी एक तरीके से सेट हो जाता है, मतलब उसकी फैमिली सेट हो गई है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी हुई है, अभी वो कुछ मेहनती काम नहीं कर रहा है, तो 45-50 साल के आसपास डायबिटीज़ शरीर में प्रवेश करता है। ये एक ऐसा रोग है कि ऐसे चुपके से शरीर में प्रवेश करता है कि पता ही नहीं चलता कि कब हम इस रोग के बीमार हो गए। उसके अलावा पहले ऐसा माना जाता था कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ये रोग बहुत ही कम होता है, परंतु अभी इस आधुनिक जीवन शैली के कारण ये रोग स्त्रियों को भी उतनी ही मात्रा में पाया जाता है। आहार एक बहुत ही बड़ा माध्यम है इस रोग का। ज़्यादा मीठा सेवन, फास्ट फूड का सेवन, बाहरी पदार्थों का सेवन, मांसाहार का सेवन वगैरह ज़्यादा डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। उपरांत धंधा, कोई धंधे ऐसे हैं कि जैसे जिसमें ऑफिशियल काम करना पड़ता है। आज कल तो यही देखा जाता है, मोस्टली सारे लोग ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम करते हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता है। ऑफिस से घर गाड़ी में जाते हैं, पैदल चलना भी नहीं होता है। ऑफिस में जाने के लिए भी लिफ्ट का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो सीढ़ियों चढ़ना भी बंद हो गया है। साइकिल तो है ही नहीं कहीं दिखती, तो सभी लोग जो पेट्रोल के साधन यूज़ करते हैं, तो मुमकिन है डायबिटीज़ में शर्करा की मात्रा की खपत शरीर में कहीं होती ही नहीं है, तो डायबिटीज़ होगा। अन्य औषधीय उपचार, आजकल के ज़माने में हर एक आदमी कोई ना कोई दवाइयाँ ज़रूर लेता रहता है। रोज़ शाम को अगर देखें तो लोग घर पे फ्रूट ले जाने के बजाय या सब्जी ले जाने के बजाय हर एक आदमी रोज़ दवाई की दुकान से होके गुजरता है। बहुत ही शर्मजनक ये बात है। तो जो कोई भी दवाई जो कोई भी रोग के लिए ले रहे हैं वो सारी हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों पे असर करती है, कोई ना कोई अंतःस्रावी ग्रंथि को डैमेज करती है। वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, कोर्टिजोन, स्टीरॉयड आदि कुछ न कुछ शरीर में जो गड़बड़ होता है उसके कारण भी डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। स्त्रियां आजकल गर्भनिरोधक दवाइयों का ज़्यादा उपयोग करती हैं। क्या कारण है? तो वो भी कोई ना कोई कारण से डायबिटीज़ का कारण हो सकता है। दूसरी एक बात है कुपोषण। डायबिटीज़ ऐसे सुखी संपन्न लोगों का रोग माना गया है, फिर भी अपतर्पण जन्य रोग, अपतर्पण जन्य डायबिटीज़ या मधुमेह भी आयुर्वेद शास्त्र में बताया है, जिसको पोषण की खामी के कारण भी स्वादुपिंड शर्करा का ठीक से पाचन नहीं होने के कारण कुपोषण जन्य भी डायबिटीज़ हो सकता है। मानसिक तनाव, आज कौन ऐसा आदमी है कि जिसे मानसिक तनाव नहीं है? मानसिक तनाव होने के कारण शरीर में जो भी तनाव स्ट्रेस लेवल दिमाग में रहता है वो दिमाग में से रिलीज होने के लिए दिमाग में से मगज में से ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर आता है। जो प्रेशर
शरीर में जहाँ से उसको रिलैक्स होने का मिले वहाँ पे वो रिलैक्स हो जाता है। पहले के लोग क्या करते थे, थोड़ा कुछ भी तनाव जैसा हुआ, कहीं दोस्त के पास गए और थोड़ा रो लिए, तो दिमाग से पहला ही स्थान आया आंखें, तो आंसू निकल गए, स्ट्रेस रिलीज हो गया। थोड़ा और नीचे गए तो जबान के द्वारा किसी को बोल दिया, थोड़ा गुस्से से बोल दिया उसको, तो वहाँ से रिलैक्स हो गया। अभी आजकल क्या है, लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए। किसी को मुंह पे कोई बात किसी को बोलनी नहीं है, उसके पीठ पीछे कुछ ना कुछ चाड़ी चुगली ऐसा वैसा करते रहना है, और जो सामने जिसको बोलना है उसको कोई बोलता नहीं है। उसका अगर आपको किसी ने कोई बात बोल दी है तो उसको दिमाग में रखेंगे, फिर कभी उसका बदला लेंगे वो पता नहीं है। तो सामने जो बात बोली जा सकती है या उसके सामने कुछ रोके बात हो सकती है वो नहीं करेंगे, और बहुत दिनों तक उसका बदला लेने के, रिवेंज लेने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो वो स्ट्रेस कहाँ जाएगा, दिमाग से कंटिन्यूस चालू रहेगा और आप रिलैक्स नहीं हो पाओगे। अगर आप उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कोई ऑफिस में आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, अभी बॉस ने बोल दिया, बॉस को तो आप कुछ बोल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, घर पे आके घर वालों पे गुस्सा होंगे। अगर वहाँ नहीं कुछ हो सकते तो क्या करेंगे, ऑफिस में जाके फिर से दूसरे दिन याद करेंगे, अरे यार कल ये बॉस ने ऐसा क्या, लाग में रहेंगे कि मैं भी उनको सुना दूं कभी ना कभी। तो ये तनाव जब तक आप रिवेंज नहीं ले सकते तब का चलता रहेगा, और अगर नहीं ले सकते तो क्या होगा, वो नीचे जाएगा, थायराइड में जाके रिलैक्स होगा। थायराइड से नहीं काम हो सकता, वहाँ जाके रिलैक्स नहीं हो गया, आपका थायराइड हार्मोन कुछ अच्छा है, आपका खाना पीना कुछ अच्छा है, तो वहाँ से रिलैक्स नहीं होगा, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे। थायराइड के नीचे है हमारे लेफ्ट साइड पे इंसुलिन बनाने वाली स्वादुपिंड ग्रंथि, तो वहाँ से जाके रिलैक्स हो जाएगा। ये रिलैक्स हो गया तो फिर काम ख़त्म, डायबिटीज़ आपको हो गया, बराबर है। तो ये रोग, कोई भी अंतस्रावी ग्रंथियों के जो भी रोग है वो ऐसे ही होते हैं कि पहले आपको दिखते नहीं है, पर बाद में कहाँ से शुरू होते हैं वो पता भी नहीं चलता। तो अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के बाद रोग के या मधुमेह रोग के कुछ लक्षण। लक्षण यानी कि रोग होने के जो भी कारण हुए हैं और लक्षण आएंगे। तो लक्षण होने से पहले शरीर में कभी भी पूर्व रूप होते हैं। जैसे फल उगता है तो फल आने से पहले पुष्प जरूर आता है। कुछ कुछ औषधियाँ हैं ऐसी कि फूल के बिना भी फल लगते हैं, पर वो अपवाद है। मोस्टली हमने देखा है कि पुष्प आने के बाद फल ज़रूर लगते हैं। तो डायबिटीज़ या अन्य कोई भी रोग जो भी है, तो उसमें पुष्प मतलब पूर्व रूप के तौर पे कुछ लक्षण मिलते हैं। अगर इस अवस्था में हम समझ जाए कि ये शर्करा जन्य कुछ रोग है, तो हमें ज़रूर तैयार या चौकन्ना हो जाना है, जिसके कारण हम इसको रोक सकते हैं। जैसे कि पहला लक्षण है शरीर पर स्निग्धता होना। शरीर में स्निग्धता यानी चिकनाहट, शरीर चिपचिपा लगता है। जैसे गर्मी में हम बाहर से आते हैं, पसीने के कारण शरीर चिपचिपा होता है, ऐसा कंटिन्यूस रहना। गर्मी या बाहर से कोई कारण है, टेम्पररी है, तो ठीक है, पर बाकी जो कारण है कि कुछ किए बिना ही शरीर चिपचिपा लगे, तो ये एक पूर्व रूप है। दूसरा एक पूर्व रूप है दांतों में मलिनता होना। संस्कृत में हमारे एक श्लोक है,
दंतादीना मलाढ़्यत्तम प्रागृपम पाणिपादयोः। दांतों में मलिन होना, दांत चिपचिपे रहना, कितना भी साफ करो चिकना चिकना हो लगता है, गले में भी स्निग्धता लगती है, स्वाद का कुछ पता नहीं चलता है, तो वो प्रमेह का पूर्व रूप है। मुख में मीठा मीठा स्वाद आता है, स्वाद का पता ही नहीं चलता है, हाथ पांव में जलन होती है। ये सबसे ज़रूरी और प्रत्यक्ष दिखने वाला लक्षण है। पेशेंट हमारे पास आके कहते हैं या कोई भी दर्दी हो उसको भी ये अनुभव होगा कि हाथ पांव के तले में जलन होती है, गर्मी के दिनों में और भी ज़्यादा होने लगती है। फिर कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, बस लेटे रहने का मन होता है, मज़ा नहीं आ रहा है, शरीर में अंदर अंदर लगता है कि कुछ हो रहा है पर बाहर कुछ दिखता नहीं और बस मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा जब भी लगता है तो ये भी एक लक्षण है। बालों में जटाए जैसा होने लगता है, बाल बार बार बनाओ फिर भी बाल एक साथ हो जाते हैं, जटा जैसा हो जाता है। दूसरा एक प्रत्यक्ष लक्षण है पेशाब में चींटियों का आना। जहाँ कहीं भी पेशाब होता है तो वहाँ पे चींटी मकोड़े ऐसा जीवाणु वहाँ पे ज़्यादा आने लगते हैं, वो शर्करा के कारण वहाँ पे लोभ के कारण वहाँ पहुँचते हैं। उपरांत मुख, आँख, कान, नाक आदि जो भी शरीर के बाहरी द्रव्य द्वार है वहाँ ज़्यादा मैल जमा होने लगता है। नाखून और बाल उनकी वृद्धि ज़्यादा होने लगती है, मतलब 7 दिन में जो हमें नाखून पहले रेगुलर में काटने पड़ते थे तो उसके बजाय ये जल्दी जल्दी मतलब कि 4 या 5 दिन में होने लगते हैं। या बालों की वृद्धि जो 1 महीने में होती थी वो अभी 25 दिन में या 20 दिन में भी होने लगती है। उपरांत शरीर में से दुर्गंध आने लगती है, जैसे शहद की गंध होती है ऐसे मीठी। शरीर पे भी मक्खियाँ आदि ज़्यादा आने लगते हैं। अगर कहीं बैठे हैं तो दूसरे लोग हमारे जो भी पास में हैं उनसे ज़्यादा हमारे पर मक्खियाँ आने लगने का कारण है कि शरीर में मधुरता की वृद्धि हुई है। ये जो मधुरता की वृद्धि हुई है ये प्रमेह का पूर्व रूप है कि ये आपको बता रहा है कि आपको चौकन्ने हो जाना है। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो आपको प्रमेह होने की संभावना ज़रूर से बढ़ जाएगी। अब प्रमेह के कुछ लक्षण दिखते हैं। वो लक्षण है तृषा, तरस का ज़्यादा लगना, बहुमूत्रता। आयुर्वेद में बताया है प्रभुत आविल मूत्रता, ज़्यादा से ज़्यादा आविल मतलब गंदा और बारंबार पेशाब करने जाना पड़े, वो बहुमूत्रता प्रमेह का मुख्य लक्षण है। क्षुधा ज़्यादा लगती है पर स्वाद नहीं आता है। खुराक लेने से ज़्यादा भी वजन कम होने लगता है। शरीर पे फुंसियाँ निकलती हैं, पाँव दुखते हैं, पाँव में ऐंठन होने लगती है, विबंध होता है, आँखों में कुछ विकार होने लगता है, संधियों में, जोड़ों में सब जगह दर्द जैसा लगता है और कुछ काम करने का मज़ा नहीं आ जाता है। निद्रा ज़्यादा आने लगती है। धमनी काठिन्यता मतलब आर्थेरियोस्क्लेरोसिस होने लगता है, जो पाँव की घुटनों से नीचे की जो धमनियां हैं वो दिखने लगती हैं और वो एकदम कड़क होने लगते हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता, उसके कारण पाँव में ऐंठन और दर्द होने लगता है। एक बात ये भी नज़र में आई है कि डायबिटीज़ वालों दर्दियों का स्वभाव बदल जाता है, मतलब या तो वो ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा, या किसी का सुनने वाला नहीं होगा, या किसी को कुछ न कुछ डांटते रहेगा। घर पे रहेगा तो उसका कोई काम करने में उसको मन नहीं लगेगा और मन नहीं लगने के कारण वो घर पे कोई न कोई या बाहर किसी के साथ झगड़ा होने लगता है, किसी को डांटने लगता है। तो ये स्वभाव जो नॉर्मल है वो उसका अलग होने लगता है। इस रोग में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने लगती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि बारंबार
आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, जैसे सर्दी, जुकाम और आगे कोई भी रोग, ऐसे सामान्य रोग से लेकर कोई भी रोग आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। डायबिटीज़ का निदान। अब ऐसे कुछ लक्षण दिखने के कारण अब आप निदान कैसे करेंगे? तो एक सिंपल निदान घर पे करना है तो आप देख सकते हैं कि रात में अगर आपको 2 से ज़्यादा बार पेशाब करने के लिए उठना पड़े, तो अगर ऐसा 1 सप्ताह या 1 महीने तक लगातार ऐसा लगे तो आपको ज़रूर डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए। भूखे पेट, मतलब सुबह सिर्फ पानी ले सकते हैं और कुछ लिए बिना ही आपको भूखे पेट डायबिटीज़ का टेस्ट कराने जाना है, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको जाना है। रक्त के साथ ही आपका पेशाब का भी टेस्ट करेंगे। पेशाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी टेस्ट होना ज़रूरी है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1030 से ज़्यादा आता है तो भी प्रमेह की शंका हम कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में HbAg का रिपोर्ट जो होता है वो 3 महीने की एवरेज शुगर आपको तुरंत ही बता देता है। तो ये भी एक रिपोर्ट हम हर 3 महीने ज़रूर कराएं, ये ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है कि रक्त शर्करा की जो ब्लड शुगर की जांच कराने के घर वाले लोग बोलते हैं दर्दी को, तो डायबिटीज़ के दर्दी चिढ़ जाते हैं और बहुत बहाने बनाने लगते हैं। ऐसा मत करें। बहाने भी ऐसे होते हैं कि घर वाले भी सोचे और डॉक्टर भी सोचे कि अगर इनको कैसे समझाए। अगर एक बार नॉर्मल आ गया गलती से भी तो पेशेंट तो राजा बन के घूमता है। बहाने भी ऐसे बनाता है कि अभी तो करवाया था, कुछ नहीं आता है, वो तो डॉक्टर को बोलता रहता है, नहीं कराते, जाओ। एक बार नॉर्मल आ गया तो बोलेगा मेरा शुगर तो नॉर्मल ही रहता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, दवाई तो ले रहे हैं, फिर क्यों बार बार जांच कराए। कभी बोलेंगे कि वो डॉक्टर तो मेरा खून चूस लेता है, मेरे में तो वैसे भी खून की कमी है और कम हो जाएगा। अरे यार, 10 ml ब्लड में कैसे कम हो जाएगा, कुछ तो समझो। 3 महीने पे अगर आप थोड़ा ब्लड दे रहे हैं 10 ml, तो वो कोई ज़्यादा बात नहीं है। कभी बोलेंगे कि वो ब्लड सैंपल लेता है तो बहुत दर्द होता है। कभी बोल देंगे अभी पैसे नहीं हैं, तो और वहाँ पे तो बेकार में पैसे बर्बाद होते हैं। अरे ये सब बहाने मत निकालो और ज़रूर से टेस्ट हर 3 महीने पे कराओ, अगर आपका नॉर्मल शुगर रहता है तो भी। डायबिटीज़ की सारवार देखें तो उसमें 3 प्रकार से हो सकती है। दवाएं वो लास्ट नंबर पे आती हैं। पहले नंबर पे आता है आहार की परहेज और कसरत, फिजिकल एक्टिविटी। ये 2 अगर आप चालू रखते हैं तो डायबिटीज़ को हम लड़ सकते हैं। दवाएं जो भी आपके डॉक्टर ने आपको सिलेक्ट करके दी है वो नियमित लेना है। इंसुलिन दिया है तो वो नियमित लेना है। धीरे धीरे करके फिर वहाँ से नॉर्मल पे हो जाना है और परहेज़ ज़रूर रखना है, कसरत रखनी है। परहेज़ करने का अगर किसी को बोला तो प्रमेह के जो भी पेशेंट हैं वो सारे चिल्लाएंगे, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। अरे गोली खा लेंगे पर परहेज़ नहीं करेंगे। एलोपैथी में भी कभी डॉक्टर इतना सारा समझाते तो हैं पर फिर भी परहेज़ तो कोई नहीं मानते। और बहाने भी कैसे लाएंगे? कभी कभी चलता है यार। अरे क्या चलता है? कभी कभी ये क्या, कभी कभी क्या होता है? रोज़ जो करना है तो करना है। कभी कहीं गए हैं तो घर आके बोलेंगे मैंने तो थोड़ा ही खाया है, थोड़ा ही मीठा लिया था।
अरे डायबिटीज़ की गोली कितनी छोटी होती है। हाँ, ये तो समझो। ले रहे हो 2 ml, 2 ml से भी कम। हाँ, 5 यूनिट मतलब कितना कम हुआ। तो उतने में वो अगर उतना जो भी 5 यूनिट या 10 यूनिट ले रहे हैं, अगर इतना ही इंसुलिन आपके शरीर में जाके आपके शुगर को कंट्रोल कर सकता है, तो आपने एक छोटा सा लड्डू खा लिया 100 ग्राम का, वो कितना शुगर बढ़ा देगा। तो वो तो काम नहीं बनेगा। कहीं जाके बोलेंगे फंक्शन में जाना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया। अरे फंक्शन हमारे देश में तो हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो फंक्शन रोज़ चलते रहते हैं। तो फंक्शन में गए हैं तो क्या हुआ, हाजिरी ज़रूरी है, वहाँ जाके मीठा खाना ज़रूरी नहीं है। कभी बोलेंगे घर पे ऐसा त्यौहार है, तो मस्त स्वीट सी स्माइल करेंगे और बोलेंगे अरे आज तो त्यौहार है, त्यौहार के दिन तो छोड़ दो। अरे हमारे देश में तो रोज़ त्यौहार चलते रहते, किसी न किसी का बर्थडे हुआ, कोई ना कोई जयंती हुई, किसी का जन्मदिन है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो कभी बोलेंगे एक गोली ज़्यादा इंसुलिन की ले लेंगे। अरे एक गोली से जो कम होता है वो एक बड़े लड्डू खा लिया या एक कटोरी आपने बासुंदी ले ली, तो वो तो पूरा काम तमाम कर देगा आपका। कभी बोलेंगे आज उपवास कर, कल उपवास कर लेंगे। डायबिटीज़ के दर्दे को उपवास तो करना ही नहीं है, और उपवास दूसरे दिन कौन याद भी रखेगा। और सबसे इमोशनल बात, मैं मना नहीं कर पाया। अगर आपके संबंधी आपके सचमुच में आपके हितेच्छु है, तो वो आपको और आपके स्वभाव को, आपके रोग को जानेंगे। वो आपको क्यों आग्रह करेंगे ज़्यादा। अगर आपकी ही इच्छा है तो फिर कोई ऐसा नहीं है कि कोई मना कर पाएगा। हाँ, तो मना नहीं कर पाए ये बात गलत है। दूसरी बात है कसरत। तो कसरत तो किसी को आज अच्छी लगती ही नहीं है। रेगुलर में जो भी करते हैं उस वो भी महा मुसीबत से करते हैं, और बहाने तो इतने सारे हैं कि आज सर्दी ज़्यादा है, सर्दी के दिनों में सर्दी रहेगी, गर्मी है तो आज गर्मी ज़्यादा है। कभी बोलेंगे कि बारिश ज़्यादा हो रही है, आज नहीं जाना है, बारिश में बाहर नहीं जा सकते भाई, तो घर पे कुछ करो, आसन करो, प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, घर पे कर रह के कर सकते हो, ऐसी एक्टिविटी बहुत सारी है। पर नहीं करना है उनको तो बाहर ही। कभी बोलेंगे आज टाइम नहीं है। अरे 24 घंटे तो हैं आपके पास, 15 मिनट का टाइम नहीं है। कभी बोलेंगे आज एक दिन रविवार है, संडे की तो छुट्टी होनी चाहिए। खाने में क्यों नहीं छुट्टी है, संडे के दिन तो बहुत सारा खाएंगे, नाश्ता बाहर से लाएंगे, कुछ मीठा हो जाए वो भी होगा, पर कसरत करने में छुट्टी रखनी है, ये गलत है। जिम करने का बोलेंगे तो जिम में तो पैसे लगते हैं और रेगुलर जा नहीं सकते। ऑफिस में तो काम ही करते हैं ना, ऑफिस में तो कहाँ टाइम रहता है। आज मूड नहीं है, मूड नहीं है ये क्या है, ये भी तो सबसे बड़ा बहाना कि मूड नहीं है। मूड क्या होता है, अच्छा होना है हमारे शरीर को, फिजिकली आपको फिट, और एक्सरसाइज से तो मूड ऐसे ही बन जाता है। कभी बोलेंगे कोई कंपनी नहीं है। मोस्टली हमारे पास जो लेडीज आती है वो बोलती है कि कोई कंपनी नहीं है, अकेले अकेले घूमने कैसे जाए। अकेले अकेले नहीं, आप बाहर रोज चलोगे, रोज घूमने जाओगे तो कोई ना कोई कंपनी जरूर मिल जाएगी। लेडीज का तो ऐसा भी होता है, घर पे तो काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन हो तो हो गया, वो उतनी एक्सरसाइज नहीं। 3 से 5 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है या फिर की कसरत घर पे करनी है। अगर आपको सीखना है तो किसी भी वैद्य या कोई फिजियोथेरापिस्ट के पास जाके अच्छी तरह सिस्टम से सीख सकते हैं। डायबिटीज़ वालों को ध्यान रखने के लिए एक और भी एक बात है कि उनको यात्रा जब भी करते हैं तो यात्रा में सावधानी रखनी है। जबकि आप उन लोगों को 2 आई कार्ड बनाने चाहिए, एक जेब में रखना है
एक बैग में रखता है, क्योंकि कभी कभी शुगर बढ़ गई, कभी शुगर कम भी हो जाती है, ऐसी भी संभावना होती है। हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो अगर आप रास्ते में कहीं बेहोश हो गए तो मतलब आपके आई कार्ड्स के ऊपर से आपको कोई पहचान के आपका इलाज वगैरह कर सकता है। और जो भी पहचान पत्र लिखो उसमें लिखो कि आई एम डायबिटिक, तो किसी को भी पता चल जाएगा कि ये डायबिटीज़ का पेशेंट है, इसको क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है, कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है, उसके पास कोई दवाई होगी तो वो कैसे देनी है, वो भी कर सकते हैं। कभी भी यात्रा करो तो अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह के बाद ही यात्रा करें। ज़रूरी दवाओं मतलब कहीं रहने जाना है तो 10 दिन 15 दिन की जो भी दवा है उससे ज़्यादा थोड़ी साथ में लेके चलें। अगर कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो वहाँ खुले पांव कभी मत चलो। खुले पांव अनजानी जगह पे चलने से पांव में अगर कोई भी घाव हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सके तो यात्रा में नए शूज़ या चप्पल लेके मत जाइए। नए शूज़ या चप्पल की पाँव पे अगर आपको फिटिंग में नहीं आए या थोड़ा कुछ ज़्यादा चलना हो गया तो उसमें व्रण हो सकता है, और आगे जाके वो व्रण का हीलिंग नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगा। लॉन्ग ड्राइव पे कहीं गए हैं या बहुत दूर का रास्ता है तो थोड़ी देर कहीं भी गाड़ी रुकती है या अपनी गाड़ी है तो कहीं भी थोड़ा देर रोक के वहाँ पे आपको थोड़ा चलना है, पाँव को टहल के पाँव की जो भी है तकलीफ थोड़ा दूर कर देना है। डायबिटीज़ में एक ये है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। वैसे आप लोगों को सब पता होता ही है पेशेंट को या जन, तो भी मैं ये भी बता रहा हूँ कि उपवास मत करो। उपवास करने से शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ या कम होने लगती है, तो वो शरीर पे बार बार उपवास करने से डिस्टर्ब होता है, इंसुलिन का लेवल, ग्लूकागॉन का लेवल डिस्टर्ब होता है, तो आपको फिर हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन में आप आ सकते हैं। दूसरी बात ये है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का मतलब अतिशय श्रम नहीं करना है। कई लोग ऐसे कि डायबिटीज़ है तो चलते हैं तो रोज़ बस 10 किलोमीटर चलना है, हमको तो मिटा देना है डायबिटीज़। नए नए जिसको होते हैं तो वो लोग बस साइकिल पे आ गए तो 10 किलोमीटर साइकिल चला दी, चलने लगे तो चलने लगे, मीठा छोड़ दिया तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, कुछ ना कुछ करने लगता है। तो ये अति का त्याग करना है। भोजन पे खास तो संयम रखना, उसके हिसाब से ही आपको चलना है, आपको ऐसे चलने नहीं लगना है। फिर चिंता, भय, शोक, वो सब का आपको त्याग करना है। कोई भी बात की चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो। हाँ, फिर शरीर धूम्रपान और शराब का त्याग करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको नुकसान करता है। खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि खुद डॉक्टर बनेंगे तो दवाइयों का डोज ठीक नहीं हो पाएगा और वहाँ से फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मैगज़ीन पेपर पढ़कर दवाई जो लेते रहते हैं तो उनके कारण आपको दवाओं का डोज अलग हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो। दवाइयों का डोज अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप पेपर में बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह आती है, वो जनरल पब्लिक के लिए होती है, वो आपके लिए नहीं है। वो आप दवाइयों का कागज़ लेके डॉक्टर के पास जाइए, आपका शुगर लेवल जो भी है उसको ठीक से उनके पास चेक कराइए और फिर दवाई लीजिए। दिवास्वाप, रात्रि जागरण, वो सब का त्याग करना है। वजन पे आपको नियंत्रण रखना है कि ज़्यादा बढ़ने व घटने नहीं देना है। आयुर्वेद के अनुसार वैद्य के मार्गदर्शन में आपको हल्दी, आंवला, गुड़ुचि, विजयसार, कालमेघ, जामुन, करेला आदि औषधियों का सेवन करना है। इसके उपरांत ये औषधियाँ के बारे में आपको खाने पीने में जो परहेज रखनी है, हाँ, तो उसके बारे में
आपको बहुत कुछ बताया कि ये सब नहीं खाना है, नहीं खाना है, ये आपको बहुत पता होगा। पर क्या खाना है वो भी आपको अब बताऊंगा कि टमाटर, ककड़ी, करेला, गाजर, पालक, बथुआ, हल्दी, अदरक, गोभी, फ्लावर, तुरिया, गलका, सरगवा, मूली, रिंग, बैंगन, मेथी, सवा की भाजी, कांदा, लहसुन, गवार, परवल, ये सब की सब्जी आप ले सकते हैं। नींबू, जामुन, संतरा, पाइनएप्पल, दाड़िम, टेटी, फालसा, चीकू, अंजीर, खजूर जैसे फ्रूट भी आप ले सकते हैं। पुराने गेहूँ, जौ, बाजरी, मूंग, मूंग की दाल, तुअर की दाल, चावल, चना, वो सब आपके लिए बहुत अच्छी है। तो डायबिटीज़ के बारे में आज हमने इतना कुछ जाना। अगर आप लोगों को कुछ और भी माहिती चाहिए तो आप हमें प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आई लिंक के माध्यम से हमें जो ये चांस मिला उसके लिए हम डॉक्टर प्रेरक शाह के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।